हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र राजभर। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है कि इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि इंडिकेटर्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ही इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे और कौन से इंडिकेटर्स क्या क्या बात बताते हैं आपको, कौन कौन सा डेटा आपको बताते हैं, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। आप कौन से ट्रेडर हैं, उस ट्रेडर के मुताबिक आपको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, हम सब बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम भी दे दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप जब एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं कि मैं इंट्राडे, स्कैल्पिंग या फिर आप पोजीशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, स्ट्रैटेजी। ठीक है, सबसे पहले आप बनाते हो अपना स्ट्रैटेजी। तो क्या जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, ठीक है, इन द बिगिनिंग, क्या आप बगैर इंडिकेटर के बनाते हो? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे जो रहते हैं वो सीधा आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू या कोई भी प्लेटफॉर्म आप ओपन करोगे, उसमें न्यूमरस इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स बनाया ही गया है आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको क्या हेल्प करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक तो पहले स्ट्रैटेजी बिल्डअप में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डअप में आपको हेल्प करते हैं। दूसरा आप देखोगे वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, कई बार आप देखोगे उसमें स्टॉप लॉस टारगेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तीसरा आप देखोगे ये आपको स्ट्राइक रेशियो इंप्रूव होता है इससे। ठीक है, मैं टारगेट की ही बात कर रहा हूँ कि चौथा आपको टारगेट भी अच्छा देता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डअप में। ठीक है, पांचवा आपको क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या मार्केट का। अभी वो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन हो या थोड़ा लंबे टाइम के लिए, वो डायरेक्शन आपको जरूर आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट किस किस मोड पर चल पड़ा है, कहाँ पर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्राइक रेशियो, टारगेट एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम सब एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्राइक रेशियो, तो चलिए आपको एक एक करके डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन को जरा मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, डायरेक्शन को कहाँ पर लिखते हैं? ठीक है, चलिए मैं बाद में वहाँ पर लिख दूंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाते हो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, उसमें कैसे यूज़ होता है, जैसे कि मैं देखूँ सुपर ट्रेंड है, RSI है, ठीक है, मूविंग एवरेज है, वो आपको क्या बताता है कि प्राइस किधर जा रहा है, प्राइस कहाँ पर मूव कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है कि अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैं डाउन साइड क्यों लूँगा, ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर क्यों लूँगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि हम एनालाइज में जाके चार्ट्स ऑर्डर इन ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए जैसे मैंने बोलिंगर बैंड यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, सो बोलिंगर बैंड मैंने लगाया हुआ है, और बोलिंगर बैंड को थोड़ा सा मैं उसको हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ज़्यादातर मूविंग एवरेज जो लगाते हैं। ठीक है, सो चलिए आपको मूविंग एवरेज बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मूविंग एवरेज, जस्ट अ मिनट, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो देखिए अभी जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है ये MA9 का लगा हुआ है। ठीक है, मैं कई बार यहाँ पर MA18 को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर MA18 को यूज़ करता हूँ, 20 को भी यूज़ करता हूँ, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने 18 का यहाँ पर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन क्या बताता है कि अगर मैं कोई एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए जो निफ्टी है, 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, आप देख सकते हो कि निफ्टी किस तरीके से मूव करके ये EMA 18 के नीचे चला गया। तो लोग एक जनरल कंसेप्शन क्या लगाते हैं कि अगर EMA 18 के नीचे तो उसका डाउन साइड में डायरेक्शन है, और उसके ऊपर है तो वहाँ पर अपवर्ड की डायरेक्शन है। हम ये भी लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला कंसेप्ट हम यही देखते हैं। दूसरा मैं इसमें क्या देखूंगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो गई।
ठीक है, हमने जो देखा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो गई, राइट, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, 2 पॉइंट हमारा कवर हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन की वजह से मैं स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, यहाँ पर दोनों चीज़ कवर हो गया। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कवर करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, आपका एसएल होगा, राइट, हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, अभी देखिए जैसे यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो EMA 18 है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एसएल रखूँगा, ठीक है, एसएल रखूँगा, और उसके मुताबिक मैं 1:2 का मैं टारगेट ले सकता हूँ, ठीक है। अभी या तो 1:2 के हिसाब से लूँगा, या तो मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ, तो मैं सोचूंगा कि जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तब मैं वहाँ पर एग्जिट करूँगा, लेकिन बिगिनिंग में वैसा नहीं होता है, ठीक है, वैसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे बीच में कई बार वो ऊपर नीचे घूमेगा, ठीक है, वहीं पर ट्रेडर्स मार खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे इससे एक टारगेट भी अच्छा मिल जाता है। अगर मैं एक बड़ा टारगेट देखूँ, ठीक है, टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा रखता हूँ, 1 मिनट के हिसाब से देखोगे तो आपको मिलता है कि कई बार लोग टारगेट वैसे ही रखते हैं कि मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो वो इसके हिसाब से टारगेट रखते हैं, या फिर जो मैंने नीचे RSI मैंने लगाया हुआ है। अभी देखिए RSI में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउन साइड में आया है, बराबर। अभी मैं क्या सोचूंगा कि ये ओवरबॉट जोन से जब तक ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाता है तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक ओवरसोल्ड जोन में जाके उसको एक एग्जिट मिला है, तो वहाँ पर वो एग्जिट कर सकता है, ठीक है, इस तरीके का वो स्ट्रैटेजी इसमें बना सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बताता है, स्ट्रैटेजी बना लिया हमने, फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट किया कि कहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से मैं टारगेट रखूंगा। तो कई बार देखो टारगेट उसी हिसाब से होता है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, ठीक है, वो भी एक इंडिकेटर है जो यूज़ करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, सेम है कि सुपर ट्रेंड बताता है, इंडिकेटर है, सबसे सिंपल इंडिकेटर है, ठीक है, ट्रेंड बताता है, जिधर गया वहां पर उन्होंने ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड बनता है, यहाँ पर वो ट्रेड लेंगे, यहाँ पर ग्रीन बनता है, यहाँ पर बाय करेंगे, फिर ग्रीन, यहाँ पर रेड बनता है, फिर यहाँ पर सेल करेंगे, फिर यहाँ पर ग्रीन बनता है, यहाँ पर बाय करेंगे। इस तरीके से सुपर ट्रेंड के मुताबिक लोग ट्रेड लेते हैं। तो सुपर ट्रेंड भी आपको इन द बिगिनिंग वहाँ पर आपको ट्रेंड बता रहा है, आप उसमें ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको स्टार्ट करने में हेल्प करता है, भले आप इसके बाद ऑप्टिमाइज करते जाओगे। अभी इंडिकेटर तो आपको सीधा बता रहा है कि यहाँ पर आपका इस तरीके से आप इसको बाय करिए, यहाँ पर इसको सेल करिए, आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या इंडिकेटर डायरेक्टली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि हम कई बार देखोगे कि हम इसमें जब ट्रेड लेते हैं तो जैसे कुछ जगह हमारा लॉसेज ज़्यादा होता है, तो हम वो लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ प्राइस एक्शन भी इसमें यूज़ करते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ मैं इसको अलाइन करूंगा तो मुझे कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैंने किस तरीके से इंडिकेटर्स यूज़ किया, करेक्ट। अभी यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर किया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट। अभी आता आपका स्ट्राइक रेशो, ठीक है। स्ट्राइक रेशो मतलब कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको 1:2 का दे रहा है, 1:3 का, आई एम सॉरी नॉट, ये नहीं है, ये तो आपका सॉरी तो स्ट्राइक रेशो मतलब जो स्ट्रैटेजी जो आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो वो आपको जैसे 20 ट्रेड्स दे रहा है, तो इसमें सक्सेस कितना है, 10, 12, 14, ठीक है, कितना आपका सक्सेस रेशो है, ये स्ट्राइक रेशो के हिसाब से आपको पता चलता है। तो स्ट्राइक रेशो कितना है, 60-70, ये भी आपको हेल्प करता है। और मान लीजिए कि आपका स्ट्राइक रेशो बहुत कम है, तो हो सकता है कि कोई एक इंडिकेटर आपने यूज़ किया और आपका स्ट्राइक रेशो बढ़ गया, 50 था अभी 60 हो गया, 70 हो गया। तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, वो बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। तो आपका जो इंडिकेटर है वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में उसने हेल्प किया, फिर आपने क्या देखा, आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प किया, उसके बाद स्ट्राइक रेशो मैंने देखा उसके लिए हेल्प किया, टारगेट के भी हेल्प किया जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंडिकेटर मुझे बताता क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। इसको सुपर ट्रेंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी जैसे मैं यहाँ पर बोलिंगर बैंड देखता हूँ, ठीक है, चलिए बोलिंगर बैंड आपको दिखाते हैं। MA 18 को थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ।
अभी देखिए बोलिंगर बैंड क्या मुझे बताएगा, ठीक है। कई बार देखिए मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है कि मार्केट किधर से रिवर्स हो सकता है, कि कई बार मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने देखा, ओके ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, ये सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जा सकता है। तो कई बार मैं देखूं कि मुझे कुछ और भी सब ऐसा मुझे कुछ इंडिकेटर चाहिए जो इस जो भी ये थ्योरी है इसको सपोर्ट करे, इस पहलू को सपोर्ट करे, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं बहुत सारा रेजिस्टेंस बनाता हूँ, अब कौन सा रेजिस्टेंस काम आएगा ये तो मुझे पता नहीं है ना उसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं कई बार इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो कई बार आप पिवोट स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, कई बार बोलिंगर यूज़ कर सकते हो। तो बोलिंगर मुझे क्या हेल्प करता है, फर्दर वहाँ पे ट्रेड लेने से मना करता है कि अब आप दूसरी दिशा में जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब भी ये स्क्वीज होता है तो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी आने वाली, ब्रेकआउट होगा या कहीं पे जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है, जब भी स्क्वीज होता है ये बताता है। दूसरा, ये जब भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है। अब ओवरबॉट जोन में जब भी कोई स्टॉक जाता है तो एक जनरली हम क्या सोचते हैं कि मैं वहाँ पर बाय करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ पर क्या सोचूंगा कि यहाँ पर मैं सेल करता, नॉर्मली जो ट्रेडर आते हैं कि यहाँ पर हम सेल कर देते हैं, हमको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहला मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे इसने ऊपर ब्रेक करके गया तो मैं वहाँ पर कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाऊँगा, मतलब ऊपर की ओर कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाऊँगा, भले ही वो ऊपर ब्रेक करके चला जाए। कितनी बार आप देखोगे मार्केट वन साइड जाता है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे अफसोस करने का जरूरत नहीं है कि इसको हमने कैप्चर कर लिया होता तो मुझे अच्छा मिल गया होता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर मुझे क्या सोचना चाहिए कि अगर ये ओवरबॉट में चला गया है तो मुझे यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है, कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाना है बाय की ओर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ओवरसोल्ड में चला जाता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कोई भी डाउन साइड की ओर, मतलब सेल वाला ट्रेड नहीं बनाना है कि मैं सेल करके मैं बैठ जाऊं, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियरली ये ओवरबॉट में गया, वहां से देखिए थोड़ा नीचे आया, फिर ओवरसोल्ड में गया, फिर नीचे आया। अभी ये भी होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि ओवरसोल्ड में चला गया हो तो जरूरी नहीं कि वहां से रिटर्न ही हो जाए, लेकिन आप वहां पर कोई सेल ट्रेड मत बनाइए, भले वो नीचे चला जाए। यहाँ पर देखिए पूरा नीचे चला गया, ठीक है, लेकिन कई बार देखिए कि वो ओवरबॉट में गया तो ऊपर नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा साइडवेज हो गया है, ठीक है। कई बार वो ओवरबॉट जाके ऊपर चला जाता है, लेकिन कई बार वो देखिए ओवरसोल्ड में जाके नीचे नहीं जाता है या ओवरबॉट में जाके ऊपर नहीं जाता है, वो देखिए वहाँ से रिटर्न होता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें आप ऐसा ट्रेड मत बनाइए कि ओवरबॉट में जाके मैं वहाँ पर सेल कर दूंगा और ओवरसोल्ड में जाके मैं उसको अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। एक सेटअप बनाना जरूरी है, स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, इसकी हेल्प लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा इसकी हेल्प लीजिए, ठीक है, वो अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाने में इसकी हेल्प लीजिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो हमने बोलिंगर बैंड के बारे में पढ़ा, अभी हम देखते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई भी आपको सेम तरीके का इंडिकेशन देता है, सेम तरीके का इंडिकेशन देता है, वो भी आपको बताता है कि ये ओवरबॉट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। डिफरेंस बस ये है कि ये आपका जो स्पॉट है उसके साथ चलता है बोलिंगर बैंड, और जो आरएसआई है वो यहाँ पर आपको नीचे ऑसिलेटिंग मूव में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आरएसआई है, ठीक है। तो चलिए आरएसआई को एक बार मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दूसरा कोई इंडिकेटर देखते हैं, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर देखें जो और इसी की तरह पॉपुलर है। ये तो मैंने आपको तीन चार मैंने बताया, जो ईएमए को भी देखकर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, बोलिंगर बैंड मैंने आपको बताया, आरएसआई मैंने आपको बताया, ठीक है। सुपर ट्रेंड में मैंने आपको बताया, 4 इंडिकेटर बताया, ठीक है। चलिए 5वां भी कवर कर लेते हैं, एमएससीडी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, इंडिकेटर में मैं गया और यहाँ पर मैं एमएससीडी मैंने यूज़ किया, ठीक है। मूविंग ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मूविंग यहाँ पर आपको एमएससीडी मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। प्राइस को ऐसे ही रहने देता हूँ थोड़ा, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ। देखिए मूविंग जो एमएससीडी है ये भी आप देख सकते हो कि पूरा ऑसिलेशन बेस पर ही है, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट किया, फिर यहाँ पर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अभी यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये नीचे रहता है तो मुझे नीचे वाला ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं बॉटम खोजने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे क्रॉस किया तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे वाला ट्रेड बनाता हूँ, और यहाँ पर अगर ऊपर क्रॉस किया तो मैं ऊपर वाला ट्रेड बनाता हूँ। ये भी बहुत एक सिंपल तरीके से है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैंने आपको 2-3 इंडिकेटर बताए, ठीक है, जैसे डायरेक्शन के लिए मैंने आपको EMA वाला बताया, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, ये भी आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये बोलिंगर बैंड और ये जो अपना RSI है, इसको फर्दर ट्रेड के लेने से मना करता है, मतलब आपको बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पर पहुंचा हुआ है, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये आपको डायरेक्शन बता सकता है, ये आपको क्लियर डायरेक्शन बता सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रह सकता है, उसके मुताबिक मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से ऊपर नीचे जो भी ये हो रहा है उसमें आपको ये ट्रेड इसमें बन के मिलता है, और उसके मुताबिक आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है, मैंने सारी चीज़ बताई। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ 4-5 इंडिकेटर मैंने आपको बताया, 5 इंडिकेटर मैंने बताया, 5 इंडिकेटर किस तरीके से आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। ठीक है, कि फर्दर ट्रेड मत लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना सकते हो। ठीक है, कुछ ही इंडिकेटर यूज़ कीजिए, अच्छा सेटअप बना दिए, बैक टेस्ट करिए, स्ट्राइक रेशियो इंप्रूव करिए, तब जाके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये था हमारा सेशन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर के ऊपर। मैं धर्मेंद्र राजवार कॉन्सेप्ट से, आपका धन्यवाद।